नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज यहाँ पर मौजूद युवा प्रश्न करेंगे कि आखिर देश की संसद ठप क्यों है। 5 दिन और सिर्फ 3 घंटे, जी हाँ 120 मिनट। अगर हम एक सदन को देखें और दूसरे सदन को देखें तो 180 मिनट कुल मिलाकर सिर्फ सदन की कार्यवाही चली है। सवाल यह है कि एक तो देश की जनता का पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्यवाही में, लेकिन जब वो ठप होती है तो फिर आखिर देश का एजेंडा कहां पर छूट जाता है। एक तरफ बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने विदेश में अपमान कर दिया है भारत का, राहुल गांधी हर हाल पर माफी मांगे। दूसरी तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि अडानी मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है उसके बावजूद विपक्ष की मांग है कि जेपीसी बनाए सरकार। दोनों की ही तरफ से है दबाव, लेकिन इस बीच देश की संसद ठप है और यह प्रश्न हर रोज बड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक हम देखेंगे देश में सदन और संसद के सत्र को यूं ही धुलते हुए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। कुछ ही देर में प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता हमारे साथ, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सांसद आएंगे, उनके साथ भी चर्चा आगे लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं। हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आपकी जमा सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में 5वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से शोर गूंजा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की तो विपक्ष ने अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को घेरा। हंगामे और कोहराम में एक बार फिर संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। उधर राहुल के खिलाफ मोर्चे पर बीजेपी के अध्यक्ष भी उतरे। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे। बीजेपी राहुल गांधी से बार बार माफी की मांग कर रही है। आज वो संसद में मौजूद भी थे, लेकिन हंगामे की वजह से संसद में कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे भी लगाए। उधर कांग्रेस ने 19 मिनट तक लोकसभा का ऑडियो बंद करने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से निरंतर और लगातार नारेबाजी हो रही थी और अगर लोकसभा टेलीविजन का ऑडियो बंद था तो अध्यक्ष जी को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था। जो सदन में हो रहा है उसकी कार्रवाई लोगों तक क्यों नहीं जा रही। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की स्थिति क्या हो गई है? नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो ना अंदर कोई भाव रह गया ना बाहर कोई मोल रह गया है। इसीलिए कहते हैं तोल मोल के बोल, नहीं तो तेरा हो जाएगा डिब्बा गोल। इनकी स्थिति ये हो गई है। संसद में आज सोनिया गांधी भी नजर आई और राहुल भी, लिहाजा विपक्ष ज्यादा जोश में दिखा। करीब 16 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बापू की मूर्ति के पास जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। को ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। या तो आप बात करने दीजिए, आप हाउस के अंदर बात करने नहीं देते, हाउस के बाहर बात करने नहीं देते, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बात करने नहीं देते। मतलब क्या सारे अपोजिशन लीडर्स बात ही ना करें? अगर ये चर्चा चाहिए तो प्रधानमंत्री। विपक्ष के पास अडानी का मुद्दा है तो बीजेपी के पास राहुल गांधी की माफी का। राहुल कह चुके हैं कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है माफी मांगो। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद
इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। इस बीच दिल्ली पुलिस के नोटिस पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। नागरिक होने के नाते भी उनको तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए था, कानून की जानकारी में ऐसा मामला लाना चाहिए था। सांसद होने के नाते तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसा कोई मामला आया उनकी जानकारी में और उन्होंने पुलिस को नहीं बताया तो ये भी एक अपराध है। माफी मांगने का सवाल नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी राहुल की माफी से कम पर तैयार नहीं है तो कांग्रेस साफ कर चुकी है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। अब इस तनातनी का हल कैसे निकलेगा? आज तक ब्यूरो। चूंकि इस पर लंबे दिनों से बहस चल रही है, सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से, आप राज्यसभा सांसद भी हैं, ये बताइए राहुल गांधी की माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे, इस पे अटका हुआ है पूरा मामला। सदन का पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर का। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राहुल गांधी जो कह रहे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका सच आप बताएं, क्योंकि माइक बंद किया जा रहा है, लोकसभा टीवी में आवाज नहीं आ रही है। मैं गया पार्लियामेंट में, 3 मिनट बाद वहां पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? वो आज भी बोलना चाहते थे, क्या देखिए, राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये राहुल गांधी की अपनी फितरत है। आप याद करिए, जब 2019 का चुनाव हुआ उसके बाद 2 साल तो इसी में लगा दिए, राहुल गांधी मानेंगे नहीं मानेंगे, अध्यक्ष पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे पीछे रहेंगे। तो ये तो वो हमेशा वो परपिचुअल कंफ्यूजन में रहते हैं। वो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, चिर व्याकुल हैं, चिर व्यथित हैं, चिर कुपित हैं। ये तो उनकी अपनी प्रवृत्ति है। उसके लिए आज संसद को यह समस्या उत्पन्न करने का प्रयास इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि वो भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिसने विदेश में जाकर, भारत की आलोचना करना एक बात है, आप जनता के बीच में आलोचना करें अलग बात है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे आलोचना की है और विदेशों से तुलना करके कहा है कि उन्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए और वो अनजान है, जैसे वो जानकर पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं जिसके मन में गुलामी का विष अभी तक भरा हुआ है। इसीलिए वो बीबीसी से लेके हिंडनबर्ग तक के सुर में ताल मिलाते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हैं और फिर वहां जाकर आज क्या स्थिति है? चीन से करार है, अमेरिका यूरोप से प्यार है, भारत के लिए दुत्कार है और उसके लिए गोरों के पास जाके गुहार है। आपकी यह स्थिति है तो मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कांग्रेस की इस मानसिकता पर कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गोरों गैरों की, पर लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये उस मानसिकता को दर्शा रहा है। कैसा है? इसी मानसिकता की वजह से राहुल गांधी ने विदेश में बोला। देखिए, मानसिकता उनके दिल से निकल गई। गैरों बोल रहे थे और गोरे निकल गए, क्योंकि गोरों से उनका प्यार था। 1942 में भी प्यार था, संविधान का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, तिरंगा तो होता है, दिल में से गोरे निकल गए, गैरों बोल दो, सुन लीजिए बाद में, होता है। इन्होंने कहा कि देश के खिलाफ बोला। मैंने पहले भी ये चीज कही है अंजना जी, 2 चीजें हैं, एक भाजपा के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप कहते कि नहीं विदेश में जाके आपको भाजपा के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं एक छोटा सा बड़ा क्लिप नहीं प्ले करूंगा, एक 20 सेकंड का एक क्लिप है, याद रखिएगा अपना टाइम आप मोदी जी को दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, देना जरूरी है। भगवान बचाए भाई, वहां भी ताली बज गई थी। सुन लीजिए, हिंदुस्तान में पैदा हुई है एक और ये अभी जो दूसरा नया क्लिप है, ऐसा तो लग रहा है सुन लीजिए। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी। ये देश की सरकार के लिए विदेश में बोल रहे हैं। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, ये दोहा में बोल रहे हैं, ये इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं, इंडियन डायस्पोरा के सामने कह रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में 24,000 लोग, ये देख लीजिए ना, मैं उसका भी सबूत लेके आया हूं, 24,000 पीपल, ये देखिए सारे सबूत लेके आया। मैं हवा में बात नहीं करता हूं। और सुन लीजिए, मुद्दा यहां पे क्या है अंजना जी,
अगर देश की सरकार देश के लोकतंत्र के ढांचे को खराब करती है, अगर वो बोलना गुनाह है, तो बताइए मोदी जी ने गुनाह क्यों नहीं किया। और देखिए सुधांशु जी सज्जन व्यक्ति, उन्होंने वर्ड को चेंज किया, प्रतिक्रिया। अभी उनके अध्यक्ष जो बेचारे नड्डा जी अपने होम स्टेट में हार गए, उन्होंने क्या कहा, दखल अंदाजी। दोनों में फर्क होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बताइए देश की जनता के सामने कि क्या फर्क है, और राहुल गांधी जी को मौका दीजिए। आप एक बाजू आप बोलते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनके 4-4 बेरोजगार मंत्री। और अंजना जी, एक बात की मुझे खुशी है कि देश के 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले रोजगार नहीं दे पाए, पर हमारे कारण इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार जरूर मिल जाता है। रोज 4 लोग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। मुद्दा ये, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला तो उनको संसद में बोलने का मौका दीजिए, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। आप देश की संसद का समय सरकार में रह के 9 साल से आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है संसद को चलने दे। क्या ये पहली बार है सरकार की कि अडानी मुद्दे पर विपक्ष संसद इस सत्र में बोलेगा ही, तो इससे पहले से ही अग्रेसिव हो जाओ कि राहुल गांधी माफी मांगे? मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए सारे दल जो आपस में फंसे हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी न किसी मुद्दे को उछालते रहो, फिर वो चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या पेगासिस का हो या अडानी का हो या आज के समय में इस चीज का हो। परंतु मैं इनकी एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने एक वर्ड पकड़ा, उसमें से मुझे बहुत गंभीर बात ध्यान आई। मैंने ये कहा गैरों की, तो उन्होंने कहा नहीं गोरों की। कारण गोरों तो प्यार है आपको? नहीं, गोरों से गोरों सा प्यार तो मालूम है। तो अरे बात 1942 का प्यार है। आप सिर्फ ये मानते हैं कि इस देश पर गोरों, अपने आजादी फौज का विरोध किया था। सर मैं अपने टर्न पे बोलिए। अच्छा बोलिए। गोरों को ही ये सिर्फ दुश्मन मानते हैं, बाकियों को नहीं। इसीलिए मैंने गैरों कहा। उस गैरों में गोरे भी शामिल हैं, मुगल भी हैं, मंगोल भी हैं, तुर्क भी हैं, ग्रीक भी हैं, पार्थियन भी हैं, मगर इनके लिए सिर्फ गोरे हैं। अब इतिहास अंतर है इनके में। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, चलो आपको भारत की आलोचना करनी है करिए, आपको सरकार की आलोचना करनी है करिए, मोदी जी के खिलाफ जितना आपके मन में विष भरा हुआ है, अब देश में बोटी काटने से लेकर मौत की कामना तक बताते हैं, कोई बात नहीं, करिए। अरे भारत के बारे में 2 अच्छे शब्द तो बोल देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, चलो आज की सरकार पे ना बोलते, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। पहले तो मैं एक फैक्ट ये बता दूं कि आज दुनिया में केवल 30% पॉपुलेशन है जो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी में है, जिसमें 16% भारत है। यानी हमें हटा दे 14% रह गए, तो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम हैं, डेमोक्रेसी के रखवाले हम हैं, कोई यूरोप और अमेरिका नहीं है। मगर हमने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में आया 1215 में, मगर हमारे यहां भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम उससे पहले से काम कर रहे थे। वैशाली में सबसे पुराना गणराज्य 2500 साल पुराना, वैदिक काल में सभा सपति विदत गण। कभी राहुल गांधी ने बोला है? कभी बोला हो? कभी नहीं बोला। और एक बार ये बोलते हैं कि ऐसा महान देश था, उसमें ऐसा हो रहा है। क्योंकि देश की महानता पे न ज्ञान है न गर्व है, यह समस्या है। और कांग्रेस के नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी का भाषण जाके देखिएगा, उन्होंने जाके बोला, अपने पुस्तक के विमोचन के समय बोला, संघ कार्यालय में जाके बोला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके दिल में इस देश की संस्कृति, भारत, भारतीयता, सबके प्रति अवमानना भरी हुई है। इसलिए एक बार अच्छी बात, चलो अच्छा कोई बात नहीं, भारत के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में इस सरकार को हटा दें। ओवरऑल कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, किस एस्पेक्ट के बारे में पॉजिटिव 2 सेंटेंस सुनाइए राहुल गांधी के कभी। अरे भाई साहब ऐसा है, राहुल गांधी ने बोला है, ये कहा राहुल गांधी जी ने, आप सुनिए, बोलाइए ना, आपकी आदेश में बता रहा हूं, इसी स्पीच का बता रहा हूं मैं आपको, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आभूषण है पूरे विश्व का, ये कहा राहुल गांधी ने। ठीक है, चलिए तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी भी आ गई है हमारे बीच में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को दिया हिमाचल के चुनाव में। अरे भाई हिमाचल में तो नड्डा जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मानते हैं हम हार गए। अरे बगर भाई, राहुल गांधी तो अपनी खानदानी जागीर हार गए, जहां से 3 पुश्तों से थे और वहां से हार के वायनाड हार गए। भाई मजबूर दिख रहे थे, विरोध करना मजबूरी थी इनकी, नहीं तो नौकरी चली जाती। राहुल गांधी के इर्द गिर्द इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है कि माफी मांगे, और विपक्ष कह रहा है अडानी पर जेपीसी बने, लेकिन संसद ठप है। किसकी गर्दन जनता पकड़े? जनता पे, सॉरी, जनता किसकी गर्दन पकड़े? सत्ता पक्ष, विपक्ष? हाँ, तो मैं बहुत स्पष्ट है, आप सबने सिविक्स पढ़ा होगा, आपको पता होगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। सरकार को ये जिम्मेदारी होती है कि सदन किस तरीके से चले, किन मुद्दों पर चले। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसका जब डिस्कशन होता है तो जो बिजनेस होगा हाउस में उसकी बात होती है। पर सच्चाई ये है कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में डिस्कशन होता है, पर जो काम होता है पार्लियामेंट के अंदर आकर 1 मिनट के अंदर संसद को हम देखते हैं हंगामा शुरू करते हैं। हंगामा विपक्ष नहीं कर रहा है, हंगामा कर रहा है सत्ता पक्ष। और हंगामा किस बात का कर रहा है
कि कोई विदेश एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर विदेश में जाकर कुछ कहकर आते हैं। आप मुझे बताइए, आप सब युवा हैं यहाँ के, क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हमारे देश में कोई भी आकर अड़ंगा डालेगा हम चुप से बैठे रह जाएंगे? नहीं ना। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई बाहर जाकर कहेगा कि आइए हमारे देश का प्रजातंत्र संभालिए, क्या कोई आ जाएगा? नहीं ना। तो आज हमारे देश के सामने मुद्दा क्या है? देश के सामने मुद्दा ये है, हमारी सारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर सीबीआई हो, आईटी हो, इलेक्शन कमीशन जिसको मैं इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन कहती हूं, आज वो सब ध्वस्त किया जा रहा है। आज एक सर्वे आया है जिसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, 330 पॉलिटिकल लोग हैं जिसपे ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको पता है कितने उसमें से विपक्ष के हैं? 95% जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विपक्ष के नेताओं पे चल रहा है। तो इस तरीके के अगर हाल है, हम वो डिस्कशन करना चाहते हैं संसद में। मैं महाराष्ट्र से आती हूं, महाराष्ट्र में किसान मोर्चे पे है क्योंकि उनको प्याज का दाम नहीं मिल रहा है, ना सरकार, केंद्र सरकार सुन रही, ना राज्य सरकार सुन रही है। तो मैं उनकी चर्चा करने आती हूं। मैं चर्चा उनकी करने आती हूं जो कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियों पर हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो स्ट्राइक पर हैं। मैं उनकी चर्चा करना चाहती हूं। पर ये केंद्र सरकार क्या चाहती है? माफी मांगो, माफी मांगो। मेरा देश इतना कमजोर नहीं है कि माफी के बल पे वो हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, और कोई अगर माफी नहीं मांगे तो कमजोर हो जाएगा। क्या हमारा देश इतना कमजोर है? क्या ये मुद्दा होना चाहिए देश के सामने? मेरे वाले मुद्दे होने चाहिए या इनके मुद्दे होने चाहिए? जवाब दीजिए सुधांशु जी। नहीं, जनता जवाब देगी ना, ये क्या जवाब देंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी द्वारा स्थापित पार्टी है जो कहे, जो नाम भी नहीं ले पर कोई जाके कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। अब सुनिए, ये कह रहे हैं हमारा देश इतना कमजोर है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। जो ये कहता है कि इंग्लैंड और यूरोप को और अमेरिका को भारत पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वो क्या समझ रहा? वो समझता है हम कमजोर हैं। वो जमाने गए जब हम लोग कमजोर हुआ करते थे, मगर ये नेता कमजोर है। हमें इस बात की आपत्ति, हमें इस बात की आपत्ति है कि विपक्ष की निष्ठा कमजोर है। अन्यथा क्या जरूरत है भाई इतना हम देश से ऊपर क्यों रखना? काम हम गलती है, हमने मान लिया, मगर अफसोस क्या करें? मैं बोल सकती हूं प्लीज, बस वो पूरा कर रहे हैं। सुनिए एक लाइन। इन लोग सामने समस्या क्या है भाई? शिवसेना का साइन उस समय शेर हुआ करता था। आज ये उन लोग साथ आग खड़े हो गए जो कोर्ट में गए थे कि भारत की संसद के ऊपर लगे हुए जो शेर है ना, वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश को इतना कमजोर रखना चाहते थे कि शेर भी कमजोर और बिल्ली जैसे दिखने चाहिए थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज समस्या क्या हो गई है कि इतना बड़ा देश का अपमान हो गया है, मगर सबको अपने अपना परिवार, अपने अपना भ्रष्टाचार और केवल उसके बीच में अपना स्थान दिख रहा है। देश के साथ क्या हो रहा है वो छोड़। देखिए, दो चीजें इन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हमारा देश कमजोर हुआ करता था, अब मजबूत है। देश के जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी हो, 200 साल तक ये देशवासी की निष्ठा देश को आजाद करने में लगाई हो, आप उनका मजाक बना रहे हैं। आप कहने की कोशिश करें वही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाहर देशों में जाकर कहा कि लोग अपनी किस्मत को कोसते थे कि भारत में पैदा हुए हैं। अरे मैं तो गर्व से कहती हूं मैं भारत में पैदा हुई हूं। मेरा इतिहास वो है जहां पे हमारे पुश्तों ने 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आज हमारे देश को आजाद किया है। मैं नहीं अपनी किस्मत को कोसती थी, मैं तो गर्व महसूस करती हूं। आपने दो लोगों के मन में ये भरा कि आप कोसते थे, और ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जाकर विदेशों में बोलते हैं। इन्होंने श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लिया, तो मैं कहूं, इनको याद दिलाऊं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए थे और सबसे पहला न्योता उनने पाकिस्तान को दिया था, वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को उससे आपत्ति होती। उनको आपत्ति इस बात से होती जब ये बिन बुलाए मेहमान बनकर पाकिस्तान में बिरयानी का मौज करने गए थे। उनको आपत्ति इस बात से होती कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो इतनी भारी संख्या से आए हो, वो विदेशी धरती पर जाकर हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, यूएई हो, वहां पर जाकर कहें कि लोग शर्माते थे बोलने में कि हम भारत से आए हैं। आप मुझे एक देशवासी बताए जो शर्माता हो ये कहने से कि वो इस देश का नागरिक है। एक देशवासी बताएं। विदेशों में जाकर हम अपना झंडा लहरा रहे हैं और ये कहते हैं शर्मसार करते थे। तो ये है वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी। और मैं आज भी गर्व से कहूंगी कि अगर कोई गलत विदेशी धरती पे कहेगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। आते का कोई जाकर बोल देता है। आप मुझे 1 मिनट
एक मिनट पूरा करिए। क्या राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी जी अपने एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं यहाँ पे उनका सर्वे नहीं लेने आई हूँ। क्या राहुल गांधी जी अपने संगठन में अभी वहां के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? नहीं है। तो अगर उन्होंने जाकर जो भी कहा है और जो कि उन्होंने नहीं कहा है वो भी आप उनकी जुबान में डाल रहे हैं, ये मैं मानती हूं कि ये गलत है और देश का एजेंडा हटाने का काम है। अदानी समूह को आपने पाला पोसा, 2014 से पुचकारा और आज आप उनको बचाने में लगे हुए हो, वो देश देख रहा है। जवाब दीजिए। और अडानी मुद्दे से भटकाने के लिए ये राहुल गांधी माफी मांगो छेड़ा गया। मजेदार बात है कि इन्होंने मतलब आज मुझे फिर आश्चर्य हो गया कि शिवसेना ये पूछ रही है क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी आप ये प्रश्न तक पूछ सकते हैं बाला साहब देवरस की विरासत वाले, बाला साहब ठाकरे की विरासत वाले, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और देखिए संगति का असर कैसे होता है। 2 बार इन्होंने बोला 200 साल हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या लड़ रहे थे, वो आजादी की लड़ाई नहीं थी। यही अंतर होता है, क्योंकि एक कहावत है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। इसी कारण से यह समस्या हुई। अब मैं बताता हूं, अडानी की बात है, महाविकास अघाड़ी की सरकार में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला कि नहीं? आज राहुल गांधी जहां से सांसद हैं वहां केरल की सरकार ने पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि नहीं? अब बताइए, सबसे बड़ा अगर पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले 6 महीने में तो राजस्थान में कितने का? 60,000 करोड़ रुपए का पावर का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान सरकार ने, सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। अब आपको पता है माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। अगर आपको लगता है, आप आके दिल्ली में जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं ये गड़बड़ वो गड़बड़, अरे उस गड़बड़ कंपनी को आपने अपने यहां दे रखा है। अरे जांच शुरू करो, कैंसिल करो, नहीं तो रिकमेंड करो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे। ना ना ना, यहां आके हल्ला मचाना है, वहां इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना। ठीक है, एमबीए पर चूंकि एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। और क्या कांग्रेस पार्टी के साथ आकर मोदी विरोध में बाला साहब ठाकरे उनकी लेगेसी के साथ भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है ताकि मोदी को रोका जा सके? नहीं, ये क्या कॉम्प्रोमाइज किया है हमने? क्या लेगेसी का आप बात कर रहे हैं? नहीं, जो ये इनके कहने से हमारी लेगेसी हट जाएगी। इनके कहने से ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि बाला साहेब ठाकरे जी क्या करते थे क्या नहीं करते थे। हमने हर एक वही काम किया जो बाला साहेब ठाकरे जी उस पर विश्वास रखते थे। और यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं लेने बैठूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने, वो बाला साहेब ठाकरे जी जिन्होंने इनका हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। आज आपने उनकी ही हस्ती को खत्म करने की कोशिश की है। ये गद्दारी देश नहीं भूलेगा, महाराष्ट्र तो खास करके नहीं। बाला साहब कांग्रेस विरोधी थे, कांग्रेस का समर्थन राहुल गांधी को मैं आपको उनके 3 इंस्टेंसेस भी बता सकती हूं बाला साहेब ठाकरे जी के, जहां उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को। आपको उनकी सोच समझनी होगी कि वो देश की आगे सोचते थे, पार्टी पक्ष बाद में सोचते थे। उनका देश कहीं खत्म नहीं होना चाहिए। देश में जो हमारा सोच है, विचार है, वो नहीं खत्म होना चाहिए। इनसे पूछिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था डॉक्टर प्रतिभा पाटिल का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे? नहीं। तो मराठी मुद्दा, अरे भाई साहब एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी ना। मराठी मुद्दा जो भी मुद्दा था, आपने मुझसे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं भूल गई। अरे आप लाख कोशिश कर लें नरेंद्र मोदी जी को उनके स्वरूप में ढालने को, पर देश नहीं भूलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है। हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आप नहीं लिखने वाले हैं, देश के मन में है, दिल में है। तो इतिहास में मैंने उनका नाम लिया या नहीं लिया, हम सब जानते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके दिलों में हैं, हमारे आराध्य देव हैं। तो मुझे ये नाम भी लेने की, यानी ये कहना हुआ कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, आपने भगवान श्री राम का ले लिया, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में आस्था नहीं है, तो शर्मनाक है। तो प्लीज आप अंतर समझिए। तो मैं बस वर्तमान पे जवाब दे दें, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हमारे सामने में आर्टिकल्स बहुत क्रिटिकल भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आते थे जब ये गलत जाते थे। और हम जहां भी देश की बात आएगी उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमें कोई सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी नहीं। जवाब बस मैं बात बताना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे जी यदि स्वर्ग में बैठे होंगे, उन्हें क्या लगता होगा कि मेरी पार्टी आज उस कांग्रेस के साथ है जिसका गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग के साथ है।
मेरी पार्टी उस कांग्रेस के साथ है जिसका कि बंगाल में फुरफुरा शरीर, सुनिए वो ये भी सोचते होंगे। अरे मैं सुनिए, बाला साहब की पार्टी है, नेशनल टीवी पे भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि यही ओरिजिनल शिवसेना है, इसके लिए तालियां हो जाए। अरे भाई आप नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि बाला साहब बोल रहे हैं। आप बोला आपकी अंतरात्मा तो कम से कम वो बाला साहब इधर से सरदार पटेल ले लेते हैं, उधर से बाला साहब ले लेते हैं, सारे नेता दूसरे अपने कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को भूल गए, सुभाष चंद्र बोस भूल गए, ये भी याद दिला दीजिए। ये उनके साथ, और उनको क्या लगता होगा जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही, जिन्होंने जाकिर को शांति का मसीहा कहा, उनके साथ आके खड़े, और आपको लगता है कि उनको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे परिवार के लोग आके कहां पे खड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी विरासत के साथ जब आपने किनारा किया, जनता ने आपसे किनारा किया, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा किया, और तीर भी कमान से निकल गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन के आधार पे ये मत कहना तीर कमान से निकल गया। बाई इलेक्शन में भारी संख्या से नए चिन्ह पे जीत हुई है, तो हमारी हुई है। तो आप कितनी भी लाख कोशिश करने पर बाला साहेब ठाकरे जी अगर ऊपर से, जैसे आपने कहा, देख रहे होंगे तो आपका मजाक बनाते होंगे कि देखिए ये वो लोग हैं जो देश का हवाला देते हैं पर पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं। वो लोग हैं, सोनिया जी के बारे में उनके वीडियो अवेलेबल है। वो लोग हैं जो सबसे पहले प्रधानमंत्री का अगर जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, पाकिस्तान को न्योता देते हैं, बगैर इनवाइट किए पाकिस्तान में जाकर खाना खाते हैं, चाइना का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। वो श्री उद्धव साहब को आशीर्वाद देते होंगे कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है, ये झूठ की लड़ाई है, और इस लड़ाई के खिलाफ हमें जंग लड़ना ही पड़ेगा। मुझे प्रश्न लेने हैं बच्चों के, मुद्दा क्योंकि आधे घंटे से हमारी डिबेट चल रही है और सज्जन व्यक्ति है, पर इतिहास मोड में चले जाते कि वर्तमान में कुछ बोलने के लिए। आराम से ये पहली सरकार है अंजना जी कि 9 साल के शासन के बाद भी आज भी विपक्ष के मोड में है। इनके प्रधानमंत्री, मैंने नहीं कहा, भाषण तो इनके काफी दे कि ये लोग वोट ले लेते हैं, कहा था कि 2022 के अंत तक हर किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर भारतीय को घर देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। मुझे बताइए, देश की जनता को ये पूछने का अधिकार नहीं है? 2022 का तो इनका डेडलाइन खत्म हो गया, क्योंकि इन सवालों से इनको दूर भागना, इसीलिए ये सब भटकाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, अब इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, 5412, मैं इनको पूछता हूं इनका वॉशिंग मशीन कितना मजबूत है कि 5412 में से एक भाजपाई का नाम दे दे जो इनके वॉशिंग मशीन से निकला और उसके ऊपर केस हुआ हो। नारायण राणे मशीन में चले गए, साफ होकर बाहर आ गए। हेमंत विश्व जो थे करप्ट थे, वो लोग मशीन में गए, बाहर निकल के आ गए। येदुरप्पा मशीन में गए, बाहर निकल के आ गए। अभी इनके एक मंत्री के पुत्र के घर से 8 करोड़ पकड़े गए। मुझे बताइए कौन सी एजेंसी वहां पे गई? कोई नहीं। ये इनकी मजबूरी है। सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। सर, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिलने में महीने लग जाते हैं। वहीं विधायकों को अगर एक दिन तक भी विधायक रहते हैं तो उन्हें पूरी लाइफ सही मतलब पेंशन से हर सुविधा मिलता है। तो क्या संसद में जब लोगों की आवाज उठाने की जगह जब आप सॉरी बोलने पे टिक जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ जो ढांचा है जो चेंज करना चाहिए? कृषि प्रधान देश है तो लोगों को उचित मूल्य सही समय पर मिले, इन मुद्दों को छोड़कर आप सॉरी पर टिके हुए हैं। आपने जो किसानों की अच्छी बात कही तो वही तो हमने करने का प्रयास किया था। हाँ, 3 काले कानून लाकर। 3 काले कानून, ये बताइए महाराष्ट्र में है कि नहीं? केरल में है कि नहीं? केरल में काला कानून है, जिसको ये काला कानून कहते हैं। वहां कोई एपीएमसी एक्ट नहीं है, मगर यहाँ आवाज नहीं उठेगी। वापस क्यों लिया? केरल में नहीं, केरल में नहीं है भाई, हमने वापस ले लिया। आपने क्यों चालू किया केरल में? अगर अच्छा था तो वापस क्यों लिया? अगर वो काला कानून है तो केरल में है क्यों? अगर बुरा था केरल में तो है, हमने तो वापस ले लिया। क्योंकि केरल में मुद्दा नहीं उठाना है। केरल में कहां बात? आप केरल में एपीएमसी एक्ट है कि नहीं? हमारे हिसाब से चलाते हैं, आप हमारे हिसाब से सरकार चलाते हैं। केरल में एपीएमसी एक्ट है कि नहीं? अगर अच्छा था तो छोड़िए, आप बीच में डिस्टर्ब करें। मैं इसलिए कह रहा हूं, केरल में तथाकथित काला कानून है, मगर उसकी आवाज नहीं उठाएगी। और मैं ये भी कह दूं, सुनिए, जितना एक किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया गया, किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता जो पंजाब के थे, चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई। जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने बूथ के ऊपर भाजपा को वोट उनसे ज्यादा मिले, अलग बात है। उनको अपने बूथ पे उतने वोट नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठते थे। इसका अर्थ यह हो गया कि इकोसिस्टम क्या है और जन समर्थन क्या, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, वो दिख गया। सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है।
राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोला, अडानी पे जेपीसी भी उन्हें गठन करवानी है और वो एक सॉरी भी नहीं बोल रहे, जिनके कारण सदन भी स्थगित हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो सॉरी बोल देते तो देश का भी थोड़ा टाइम बच जाता? अब तो इतना टाइम स्थगित हो गया, तो अब उन्हें कितनी सॉरियां बोलनी चाहिए कि देश का जो इतना नुकसान हुआ है वो खर्चा हो जाए खत्म। आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। हमको ये अहंकार नहीं है, अगर गलती होगी तो विनम्रता से माफी मांगेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। मुझे बताइए कि ये सरकार है आज 9 साल से है, एक मिनट बीच में मत बोलिए ना, क्यों आप क्या प्रॉब्लम हो जाता है भाई साहब, रुक जाइए 2 मिनट प्लीज। इतनी सारी गलतियां, नोटबंदी किया, एक भी माफी मांगी, एक भी माफी नहीं मांगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संसद चलाना देश की सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है गलत बोला, उनको मौका दीजिए, फिर जनता छोटे छोटे प्रश्न कीजिए जल्दी। सर मेरा सवाल बीजेपी से है कि राहुल गांधी का सॉरी बोलना इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया है कि 5 दिन से पूरा का पूरा सांसद रुका हुआ पड़ा? ये दूसरी बार कोई प्रश्न पूछ रहा है। सर मेरा कांग्रेस से सवाल है, ये जो हमें राहुल गांधी जो अभी उनको देश के प्रधानमंत्री से दिक्कत है ये समझ में तो आता है, लेकिन उनको देश से दिक्कत है ये चीज समझ में नहीं। तो आप मुझे ये चीज कैसा लगता है उनको देश से दिक्कत है? जैसे कि उन्होंने जाके जो विदेश में जाके जो बयान दिया है, क्या बयान दिया आपको कौन से बयान से? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जाके जो क्या कहा, विदेश में जाके बोलते हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो ये आपको नहीं लगता है? कौन से बयान से प्रॉब्लम लगा आपको? तो उनके बयान भी तो यही थे ना सर। कौन सा बयान आप बताइए, मैं क्योंकि आप युवा है मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा बयान। उन्होंने बोला ना सर, उन्होंने बोला ना कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होना है, उनको विदेशी को एकजुट होना चाहिए। मतलब ये नहीं लगता आपको? आपका नाम क्या है? आतिफा शेख। देखिए आतिफा, आपका सवाल वाजिब है और ये आपके दिमाग में जो डाला गया है, इनकी जो ट्रोल मंत्रालय है, मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा, ये ट्रोल मंत्रालय मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि देश का लोकतंत्र जो है पूरे विश्व की शान है और हमारे लोकतंत्र के ऊपर ये सरकार ने खतरा करा है, पूरे विश्व को उसको देखना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि दखल करें, कभी दखल की बात किसी ने नहीं की, ये इनकी मजबूरी है क्योंकि जेपीसी से दूर भागना है। अमेरिका और यूरोप इस पर रिएक्ट क्यों नहीं करते, ये कहा ना उन्होंने? नहीं, प्रतिक्रिया नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसको देखना चाहिए, ये जो 2 लोकतंत्र हैं उनको देखना। ये देखिए आज पूरे देश का नहीं, मुझे बताइए दखल अंदाजी कब कहा या इंटरफियर कब कहा? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपकी तो ये मिस्टर गुप्ता, छोटे बीजेपी क्या है? दखलंदाजी बीजेपी का मतलब दखलंदाजी। देखिए नया इंग्लिश आ गया ये। इतना भी कमजोर नहीं है कि एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र और संविधान अपमानित हो जाएगा। इतना जवाब दीजिए सर। यहाँ पे अस्तित्व कमजोर की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति के अहंकार की बात है जो अपने को देश से ऊपर रखना चाहता है, ये यहाँ पर मुद्दे की बात है। और मैं कह दूं, उन्होंने थोड़ा आपत्ति की थी, वो शायद अब युवा पीढ़ी को तो नहीं याद होगा। इन्होंने कहा जब मैंने साहिब आलम बोला तो उन्होंने कहा गलत बोलना है। गलत बोला, पूरा क्या बोलना चाहिए? बाद अब्बा मुलायजा होशियार साहिब आलम फरजंद अंजुमन वली अहद सल्तनत। अब जिसके साथ इतने इतने टाइटल लगे होते हैं तो कहाँ माफी मांगे रहेगा? सर मेरा सवाल आप दोनों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से। सर आप इस मुद्दे से बात हटा के आप देश के बारे में अगर सोचे तो देश काफी आगे बढ़ सकता है। ठीक, जवाब दीजिए आप दोनों, आप शुरू कीजिए, आप सत्ता पक्ष है, आपकी जवाबदेही। हाँ, इसीलिए हमारे मतलब खत्म कीजिए ना सर, अगर कोई अपराध हो गया है तो उसकी सजा दीजिए, काम धाम तो शुरू कीजिए। काम करना क्या होता है? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 2 मिनट की नौकरी करके निकल जाए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होते हुए 1 दिन की छुट्टी नहीं ली है और यहाँ विपक्ष का नेता ना होते हुए इसीलिए 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, इसीलिए 5 करोड़ नहीं हुई। हम देश की चीन के सामने लाल आंख नहीं दिखाई। टन पे बोलिए, हम अपनी समस्याओं का समाधान जानते कैसे करें मोदी जी? मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाइना समर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। प्रियंका जी, मुझे हैरानी इस बात की है, जो यहाँ पे युवा हैं वो सब यही पूछ रहे हैं कि संसद क्यों नहीं चल रहा है, और ये प्रश्न मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर पूछ रही हूँ कि ये संसद क्यों नहीं चल रहा है। क्या एक इंसान की बातें जो वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता रहे थे, आज मुझे आप बताएं कि अगर अमेरिकन कोई आकर इंडिया में, अमेरिकन सेनेटर आकर बात करते हैं तो क्या अमेरिका में जाकर उनकी ये हालत होगी कि आपने देश को कमजोर कर दिया, अमेरिका को कमजोर कर दिया। मेरा बस कहना ये है कि वो अपना विजन बता रहे हैं, पर आप जो हमारे देश का विजन है उसको क्यों भूले जा रहे हैं? और हमारा देश का विजन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की तरक्की, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार। इन किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है? आपने किसी ने सुना है? नहीं सुना है ना। और ये इसी बात की मुझे भी दिक्कत है। इस विषय में चर्चा के लिए प्रस्ताव ला रही है? मैं हर चीज पे प्रस्ताव ले भाई साहब। नहीं, रोहन जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया।
आप ये ला रही हैं संसद में चर्चा करने के लिए, अगर ये सेकंड सिग्नेटरी बनने को तैयार हो जाए कि मैं ये प्रपोजल लाऊं, एक सेकंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी है, राज्यसभा में मैं भी हूं, ये भी है। हाँ नहीं एक सेकंड, मैं बस कहना चाहती हूँ क्योंकि आप इंटरप्ट ही करने के लिए हाथ उठा रहे होंगे, तो मैं ये प्रस्ताव लाने को तैयार हूं। आप उसको साइन करने को तैयार हैं? कर दिया। अब देखिए सुनिए, माफीनामे पे साइन नहीं करनी है, ये माफीनामे पे साइन नहीं करनी है, प्रस्ताव पे साइन करनी है। इस बात के लिए मैं बच्चों से कहूंगी प्लीज इसका मजाक ना बनाएं। बिल्कुल, ये एक सीरियस टॉपिक है। अगर ये चाह रहे हैं विषय इस पे डिस्कशन हो, इन्होंने मुझसे कहा प्रस्ताव लाइए, मैं अपने लेटर हेड पे लाने को तैयार हूं। आप लोग सब मेरे साथ सहमत हैं या नहीं है? युवाओं के बारे में बात हो, महिलाओं के बारे में बात हो, देश के बारे में बात हो, आप लोग सब सहमत हैं? तो आप इनसे कहिए कि इस ब्लैंक पेपर पे नहीं साइन करें भाई साहब। प्रियंका जी प्रस्ताव कर टेलीविजन पे इनके सामने लाइए, आप साइन कर दीजिए। राहुल गांधी की माफी के मांगने से पहले एक दिखाइए कहां आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था संसद में। अरे अभी बताइए, अब बचाव कर रहे हो, मुझे ईडी पकड़ने ले रही, मुझे सीबीआई पकड़ने ले रही है, आप बताइए ना, संसद तो चलने दीजिए था क्या? आप जवाब दे रहे हैं, एक एक करके। देखिए समस्या क्या है, क्या इन्होंने राहुल गांधी के विषय आने से पहले, चाहे प्रियंका जी हो या रोहन जी हो, क्या दिया था कभी प्रस्ताव कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं तथाकथित समस्याओं के ऊपर, अर्थव्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे करना चाहते हैं क्या? दिखाइए कहीं दिखाया हो। अब नहीं, बताइए कहाँ दिखाया था? केवल अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप ये करना चाहते हैं, केवल ये। नहीं, मैं बस बता दूं, मैं इनके भ्रम को खत्म कर दूं। मैंने 0 आर पे ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, पर 0 आर ही नहीं होने दे रहे हैं, तो कैसे उठाऊं? इसीलिए मैं इनका समर्थन मांग रही हूँ अपने विप से उठकर। आपकी पार्टी ने चलिए मैं 0 से शुरू करने को तैयार हूँ भाई साहब। आप 0 से ऊपर उठने को तैयार हैं? अपने विप से ऊपर उठने को तैयार है, साइन करने को तैयार है? कितनी तो मजेदार मैं उम्मीद करती हूँ रिटर्न में ना देना पड़े तो कहा मैंने 0 आर में उठाया था। तो किसने खाली कागज पे साइन? मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने भी सिविक्स पढ़ी, आपने भी साथ किया। मुझे ये जानना है कि सर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो हमारी जन सेवाएं क्या उपलब्ध करवाते हैं? क्योंकि जब ये भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें अंतिम पड़ाव जो लाल किला पे हुआ था, उन्होंने वहां पे ये कहा था मीडिया लोग से या सब लोगों से कि मैं कौन हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, आप जो देख रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। तो वो कौन है? जब वो यही नहीं जानते कि मैं राहुल गांधी हूँ या नहीं हूँ, वो इंसान या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद जन सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? एक और अच्छा आपने सवाल, ठंड है नहीं, आप ठंड से डर रहे हैं इसलिए ठंड। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, सुन लीजिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ठंड ज्यादा लगने लगती है। क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, आपका दिमाग चेंज हो गया है उम्र की वजह से। इन्होंने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब, ऐसे तो बहुत वीडियो निकलेंगे, ड्रोन में से बादल दिखेगा, ये होगा, तो छोड़ दीजिए, मजाक मत करिए। आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि बादल के ऊपर जो रडार था तो बादल के कारण हम देख नहीं पाई। आपके प्रधानमंत्री नहीं था उसमें भाई, तो ड्रोन का भी दिया है स्टेटमेंट। अब रडार से ड्रोन पे आ गए यार, आप यही करते हैं। चलिए रडार, मुझे 4 प्रश्न और लेने हैं जल्दी से भैया। ड्रोन आया सन 2000 में, पुराने जमाने में ड्रोन ले आए। अभी जो सवाल पूछा उसका मैं जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी, उन्होंने क्यों कहा? जब आदमी 3000 किलोमीटर वो चले, जो अहंकार होता है, उन्होंने ये बात दिल से कही कि आज एक व्यक्ति होता है, नेता होता है, जब 3000 किलोमीटर आप देश की जनता के हर तबके पे जाते हैं और लोगों को मिलते हैं, आपका अहंकार चला जाए तो देश की हकीकत आपको मालूम चलती है। दूसरी चीज आपने कहा क्या काम करेंगे? राजस्थान और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो भी नीतियां हैं, आप इंग्लिश स्कूल्स की हम बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात करें, हम लोग जितने भी जो हमने प्रोमिस किए थे, आज इन्होंने अभी कहा था कि गैस के सिलेंडर की बात करें, राजस्थान सरकार ने प्रॉमिस किया कि 500 रुपए में गैस का, क्या इनकी हिम्मत है? ये लोग क्या करेंगे? अरे भाई साहब G20 में देखिए महंगाई सबसे ज्यादा हमारे वहां सबसे कम है। ये तो इनका तुक है। जब भी इनको आप सवाल पूछेंगे, इसका जो 4 उंगली है दूसरे के ऊपर डाल देंगे। सदानंद साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे आप बताते हैं कि जो भी भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसके खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए, और बीजेपी रख दीजिए नाम, क्योंकि आपको लगेगा कि भारत के देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात यह है कि ईद के बाद सुने हैं कि एक आप लोग कैंपेन चलाने वाले हैं, मोदी मित्र कैंपेन चलाने वाले हैं, और उधर से आज मैं न्यूज पढ़ा था मैंने कि न्यूज में लिखा था यस मैम, क्या
मोदी मित्र करके एक कैंपेन चलाने वाले हैं, एक प्रोमो तो चल रहा है। उसमें कहां तक आप आगे जा पाएंगे? क्योंकि आपके कई नेता मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने कहा कि सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए भारत में। और मैम एक सवाल कांग्रेस वालों से है कि सर अगर आपको 2024 में अच्छे सीट चाहिए तो आपको बीजेपी के जो ग्राउंड पे बीजेपी बैटिंग कर रही है, आपको वहां से हटकर बैटिंग करना पड़ेगा सर, क्योंकि जहां पे वो बैटिंग करे वहां पे आप करेंगे तो लगता है आप जितनी सरकार आपकी उनके है। कौन से ग्राउंड पे ये गए हैं बैटिंग करने? सर आज बता रहा हूँ, जैसे कि अभी राजस्थान में नासिर और जुनैद का हत्या हुआ, उस पर बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया? अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बस यही। इन्होंने जो बात कही भाई, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी खत्म है, इसमें बीजेपी कहीं नहीं थी। वो जो जिस प्रकार की बातें करता, बताइए अच्छा भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसमें कहीं बीजेपी है? इसमें कहीं बीजेपी है? यही तो समस्या है कि आप हमेशा उसको। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया, इन्होंने जो बहुत बोला था ना अभी, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड अमेरिका के लिए सवाल का तो जवाब। हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, उसका ही उसी का जवाब दे रहा हूं। भाजपा भारत नहीं है, वहीं से जवाब दे रहा हूं। भाजपा भारत नहीं है, समझ लीजिए। उसी जवाब दे रहा हूं। बीजेपी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ नहीं है। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये आप जवाब दीजिए ना, कहां घूम रहे हैं आप? जहां का इन्होंने उदाहरण दिया मैं उसी उदाहरण से हो रहा हूं। उदाहरण उन्होंने ना दिया होता तब मत बोलिएगा। ये बताइए, अमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने मारा अभी पिछले साल, किसी अमेरिका के विपक्षी नेता ने कहा मुझे सबूत चाहिए? किसी ने कहा मुझे लाश दिखाओ? यहां पे आके कहते हैं उसामा बिन लादेन को मारा, किसी ने कहा सबूत दिखाओ? अरे भाई यही सीख लेते, वहां जाके भाषण देते हैं भाई, कम से कम देशभक्ति का ज्ञान मत बांटिए। भाजपा भारत नहीं है, ये समझ के चलिए। आपके साथ शुरू करते हुए जी, हम हर सदन के सत्र को देख रहे हैं वॉश आउट होते हुए। कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक रास्ता तो होगा। दूर दराज के इलाकों से जो सांसद आते हैं उनकी जनता सोचती है कि हमारा शायद मुद्दा वहां पर उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुद्दे तो महाराष्ट्र के भी हैं, भले मुंबई से आते हैं, हमारे भी मुद्दे होते हैं। तो हम भी अपने घर परिवार को छोड़कर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो जनता का मुद्दा है वो हम उठा सकें। आप मुझे बताइए, हम कोई नहीं चाहता है अदानी समूह खत्म हो, हम नहीं चाहते हर राज्य में उनके कारोबार ठप हो, हम भी चाहते हैं देश में वो प्रगति के बड़े हिस्सेदार बने, पर वो हिस्सेदार ऐसे ना बने कि वो पूरे देश को ही कब्जा कर लें। तो अगर कुछ गंभीर रिपोर्ट आई है, कई गंभीर ऐसी चीजें आई हैं, आप मुझे बताइए, आपके हाथ में 10,000 रुपए हैं, आप वो फिक्स डिपॉजिट में डालती हैं, आपको 5-6% मिलेंगे। आप कहती हैं चलिए स्टॉक मार्केट में डालते हैं, आजकल अदानी जी के शेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, 3,000 पे हैं, 3,000 के कोई आपको सपना दिखा देगा 5,000 होने वाले हैं, तो आप कहेंगे चलिए मैं 10,000 अपने उसमें डाल देती हूँ। नहीं, एक टाइम खत्म हो गया। हाँ, बस मैं यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच ये मेरे लिए नहीं है, मेरे फायदे की नहीं है, ये जनता का विषय है और ये जांच होनी चाहिए। 2 लाइन से। जेपीसी रोकना जरूरी है, इसलिए संसद को रोकना मजबूरी है, ये इनकी हकीकत। जवाब दीजिए। देखिए, इन लोगों का केवल यह है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद हर कदम पे हंगामा होना। 9 साल से चलिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।